Hello everyone, welcome back to our YouTube channel पढ़ाकू जंक्शन एंड माय नेम इज CA पायल मल्होत्रा। हम लोग बिजनेस स्टडीज का चैप्टर 2 पढ़ रहे थे एंड आज हम इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक कवर करेंगे एंड फाइनली आज ये चैप्टर कंप्लीट होगा। सो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज अब अपन अगर मैं बात करूँ हमारे लेक्चर्स में अभी तक क्या हुआ, तो अभी आपको जैसे पता है कि चैप्टर का नाम ही है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। इसमें हमने काफी सारी फॉर्म्स देखी, जैसे कि सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होती है, उसके एडवांटेजेस, उसके डिसएडवांटेजेस, उसके फीचर। अकॉर्डिंगली हमने एक डिटेल डिस्कशन पार्टनरशिप के बारे में, जॉइंट स्टॉक कंपनी के बारे में, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, कोऑपरेटिव सोसाइटी, यानी कि 5 फॉर्म्स जिसके मैंने नाम लिए, इसके बारे में हमने एक डिटेल चर्चा किया। एंड आज हम पर्टिकुलरली अब वो फैक्टर्स देखेंगे कि वो कौन से फैक्टर्स है जिनके बेसिस पे मैं डिसीजन लूंगी कि मुझे कौन सा पर्टिकुलर फॉर्म को सिलेक्ट करना है। यानी कि जब मुझे उस पर्टिकुलर फॉर्म में से किसी एक को चूज करना है तो क्या क्या फैक्टर्स को मैं अपने दिमाग में रखूंगी, वो फैक्टर्स आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज नाउ लास्ट टॉपिक इज चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। जैसा मैंने आपको बताया कि हमने अभी तक सारा 5 फॉर्म्स को डिटेल में डिस्कशन किया एंड फाइनली अब हम ये देखेंगे कि किस फैक्टर्स पे हमें डिसीजन लेना चाहिए कि हमें कौन सा पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ बिजनेस को सिलेक्ट करना है अपने बिजनेस के लिए। ठीक है, so after studying various forms of business organization, it is evident that each form has certain advantages as well as disadvantages. Yes, हम लोगों ने देखा कि हर फॉर्म के अपने कुछ फायदे हैं और अपने कुछ नुकसान है। It is therefore becomes vital that certain basic considerations are kept in mind while choosing an appropriate form of business. Yes, अपने बिजनेस के लिए एक ठीक फॉर्म ऑफ बिजनेस को, एक सही फॉर्म ऑफ बिजनेस को चूज करने के लिए कुछ बेसिक फैक्टर्स आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे, अपने दिमाग में रखने पड़ेंगे, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे एंड उसके बेसिस पे आप ये डिसीजन लोगे। So the important factors determining the choice of organization are discussed as follows. सबसे पहला, कॉस्ट एंड ईज इन सेटिंग अप द ऑर्गेनाइजेशन। अब अगर मैं बात करूं कि हम इनिशियली जब हम किसी ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म को चूज करेंगे, उसको सेटअप कॉस्ट क्या आएगी, यानी उसको बनाने की, उसको फॉर्म करने की। तो देखो हमने जैसे पढ़ा था सोल प्रोप्राइटरशिप में हमें ज़्यादा लीगल रिक्वायरमेंट्स नहीं होती, लीगल फॉर्मेलिटीज फॉलो नहीं करनी होती, कभी कभार अपन को लाइसेंस चाहिए होता है, यानी कि इजी टू फॉर्म इजी टू क्लोज। यानी कि इस पर्टिकुलर पॉइंट में, यानी कि कॉस्ट एंड ईज इन सेटिंग अप द ऑर्गेनाइजेशन, इस पर्टिकुलर पॉइंट में सोल प्रोप्राइटरशिप में सबसे ज़्यादा कम कॉस्ट होती है, कम टाइम लगता है, कम लीगल फॉर्मेलिटीज होती है, यानी कि सबसे ज़्यादा बेनिफिट किस में है, सोल प्रोप्राइटरशिप में। वही मैं बात करूँ कंपनी की, कंपनी में बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, प्रोफेशनल्स की रिक्वायरमेंट होती है, कॉस्ट भी ज़्यादा आती है, टाइम भी ज़्यादा लगता है, तो यानी कि वो क्या है, उसका फॉर्मेशन डिफिकल्ट है, टफ पड़ता है, और सोल प्रोप्राइटरशिप का इजी पड़ता है। तो ये मैंने आपको एक तो सबसे बेस्ट बता दिया इस पॉइंट पे, और सबसे डिसएडवांटेजेस जैसा बोल सकते हो जो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ठीक नहीं ठहरता, तो वो मैंने आपको बताया। तो अब हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, कॉस्ट एंड ईज इंफॉर्मेशन या सेटिंग अप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। as far as initial business setting up cost are concerned, sole proprietorship is the most inexpensive, यानी कि सबसे सस्ता तरीका है to start a business. However, the legal requirements यहाँ पे बहुत मिनिमम होती है एंड द स्केल ऑफ ऑपरेशन भी यहाँ पे कम होता है। मैंने आपको बताया था कि सोल प्रोप्राइटरशिप जो होती है स्मॉल बिजनेसेस के लिए हम प्रेफर करते हैं। तो इन केस ऑफ पार्टनरशिप में भी द एडवांटेज ऑफ लेस लीगल फॉर्मेलिटीज एंड लोअर कॉस्ट इज देयर बिकॉज ऑफ लिमिटेड स्केल ऑफ ऑपरेशन। सेम एज पार्टनरशिप में भी लीगल फॉर्मेलिटीज काफ़ी कम होती है, कॉस्ट भी कम आती है, बट वहीं अगर हम कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात करें, कंपनी की बात करें, तो उनका रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी है। तो फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी की अगर बात करें, कंपनी को बनाने में एक लेंदी ये प्रोसेस होता है कि पैसे भी लगते हैं, यानी कॉस्टली भी है। तो फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ इनिशियल कॉस्ट, तो इनिशियल कॉस्ट को अगर हम ध्यान में रखें तो जो सोल प्रोप्राइटरशिप को प्रेफर किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे खर्चा कम होता है, लीगल रिक्वायरमेंट्स कम होती है। कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस की जहाँ बात करेंगे वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है और कॉस्ट भी ज़्यादा आती है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट अपन ने कवर किया। सेकेंड पॉइंट हम ध्यान में रख सकते हैं लाइबिलिटी का। तो हमने क्या पढ़ा था कि जो सोल प्रोप्राइटरशिप होता है या पार्टनरशिप होता है, इस केस में क्या होती है, हमारी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। अनलिमिटेड का मतलब क्या होता है
कि अगर कोई बिजनेस की लाइबिलिटी को पे करना है एंड बिजनेस असेट इनकम सफिशिएंट नहीं है उसको रीपे करने के लिए, तो इन दैट केस आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी को भी यूज किया जा सकता है। सो सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप में क्या होता है, हमारी लाइबिलिटी अनलिमिटेड हो जाती है। और अगर मैं जॉइंट इन द फैमिली बिजनेस की बात करूँ तो उसमें हमने क्या देखा था, जो कर्ता होता है उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है और जो अदर को पार्टनर्स होते हैं, अदर मेंबर्स होते हैं, उनकी लाइबिलिटी वहां पे लिमिटेड हो जाती है। एंड सेम इन द केस ऑफ कंपनी एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी। कंपनी एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी के केस में मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिट हो जाती है। तो इस केस में हम ये बोल सकते हैं कि जहां हम बात करेंगे सोल प्रोप्राइटरशिप की, पार्टनरशिप की, वहां पे लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, बट कंपनी के केस में लिमिटेड है, तो आप उसको चूज कर सकते हैं। सो यही पॉइंट हम यहाँ पे पढ़ेंगे, मैंने आपको पूरा डिस्क्राइब कर दिया। तो इन केस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप फर्म, द लाइबिलिटी ऑफ द ओनर्स और पार्टनर्स यहाँ पे क्या हो जाती है, अनलिमिटेड हो जाती है। और यानी वही अनलिमिटेड का मतलब बताया, दैट दिस में कॉल फॉर पेइंग द डेट्स फ्रॉम पर्सनल असेट्स ऑफ द ओनर्स, यानी ओनर्स के पर्सनल असेट्स को भी आप यूज कर सकते हो बिजनेस की लाइबिलिटीज को रीपे करने के लिए। इन जॉइंट इन द फैमिली बिजनेस में क्या होता है, कर्ता की, सिर्फ कर्ता की अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। बाकी कोऑपरेटिव सोसाइटी, कंपनीज के केस में लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। एंड क्रेडिटर्स जो है वो पेमेंट सिर्फ बिजनेस के असेट से, यानी कंपनी के असेट से मांग सकते हैं, आपके पर्सनल असेट पे कोई आंच नहीं आएगी। तो इस पॉइंट के केस में हम ये बोल सकते हैं, यस कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन तो जो है वो ज़्यादा सुटेबल है, क्योंकि यहाँ पर रिस्क कम हो जाता है, आपकी लाइबिलिटी लिमिटेड हो जाती है। सेकेंड पॉइंट। तीसरी हम बात करते हैं कॉन्टिन्यूटी की, कंटिन्यू रहेगा कि नहीं अगर कुछ हैपनिंग हो गई। हमने क्या पढ़ा था, देखो जो ये हम आज जो डिस्कशन कर रहे हैं ना, हम एक तरह की समरी पढ़ रहे हैं। हमने जो कुछ भी अभी तक लास्ट 7 पार्ट्स में पढ़ा, आज उसका एक रिवीजन आप समझ लो, क्योंकि मैं आपको ऑलमोस्ट सारे पॉइंट्स आपको फिर से रिवाइज करा रही हूँ ना। तो अब हम बात करते हैं कॉन्टिन्यूटी की। देखो हमने क्या पढ़ा था, पार्टनरशिप, प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप में क्या होता है, अगर ऑनर की डेथ या पार्टनर की डेथ हो जाए, रिटायरमेंट हो जाए, बैंकरप्ट हो जाए, या फिर वो पागल हो जाए, जिसे इनसेन बोलते हैं, लुनेटिक भी बोलते हैं, तो इन सब सडन केसेस में क्या होगा, जो बिजनेस की कंटिन्यूटी है वो खतरे में आ जाएगी। कोई गारंटी नहीं है कि बिजनेस उसके बाद चल पाएगा कि नहीं, 99% में बंद हो जाएगा, है ना। तो यानी कि बिजनेस कंटिन्यूटी लूज हो जाती है। बट वहीं मैं बात करूँ किसकी, जॉइंट इन द फैमिली बिजनेस की, अगर कर्ता को कुछ हो गया तो नेक्स्ट एल्डेस्ट मेंबर को हम कर्ता बना देंगे, बिजनेस चलता रहेगा। हम कंपनी में मेंबर्स में गो, मेंबर्स में कम, बट कंपनी विल गो ऑन फॉर एवर, परपेचुअल सक्सेशन हमने पढ़ा था, यानी कि वहां पे भी कंटिन्यूटी लगातार बनी रहेगी, कोई फर्क नहीं पड़ता मेंबर्स का। एंड सेम इन द केस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो आप कंटिन्यूटी के बेसिस पे आप चूज कर सकते हो कि अगर कंटिन्यूटी की बात करें तो अगर आपको लंबा बिजनेस चलाना है तो कंपनी ज्यादा बेटर है, आपको शॉर्ट प्रोजेक्ट लेने हैं तो उस केस में आप सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप चूज कर सकते हैं। वही हम पढ़ेंगे फिर से। So the continuity of sole proprietorship and partnership firm is affected by such event, कोई डेथ हो जाए, इंसॉल्वेंसी हो जाए, इंसैनिटी यानी पागल हो जाना, कुछ भी केस होता है तो उस केस में कंटिन्यूटी वही अफेक्ट हो जाती है, खतरे में आ जाती है। However, such factors do not affect the continuity of business in case of organization, but इन फैक्टर्स का कोई फर्क नहीं पड़ेगा किस केस में, जॉइंट इन द फैमिली बिजनेस के केस में, कोऑपरेटिव सोसाइटी के केस में, कंपनीज के केस में। तो इन केस द बिजनेस नीड्स अ परमानेंट स्ट्रक्चर, अगर परमानेंट आपको स्ट्रक्चर चाहिए तो भैया कंपनी बेस्ट है, चूज करो, है ना। और अगर शॉर्ट टर्म आपके प्रोजेक्ट है, शॉर्ट टर्म वेंचर है, इन दैट केस प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप बेटर है, तो आप वो चूज कर लो, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है मैनेजमेंट एबिलिटी। मैनेजमेंट एबिलिटी का मतलब क्या है, देखो हमने देखा था कि सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है, एक ही बंदे को ऑन मैनेज कंट्रोल सब कुछ करना होता है, यानी कि मैनेज भी करना होता है, तो बड़ी दिक्कत हो जाती है, कुछ सारी चीज़ों में ध्यान दे। वहीं हम कंपनी की बात करें, कंपनी बेटर ऑप्शन, वहाँ पे आप पर्सनलाइज्ड बंदों को रखते हैं, वो बेटर अंडरस्टैंडिंग उनकी होती है, वहाँ पे आप एक्सपर्ट्स को हायर कर सकते हो, अपने प्रोसीजर दे सकते हो। तो यहाँ पे आपको बस यही समझना है कि अगर आपका छोटा बिजनेस है तो उस केस में आपका सोल प्रोप्राइटर से काम चल जाएगा, वो सिंपल लोग समझ चला लेंगे बिजनेस को ना। बट आपका लार्ज स्केल है तो उस केस में आप कंपनी को चूज करो, क्योंकि कंपनी में एक्सपर्ट सर्विसेज अवेलेबल है, तो इन दैट केस दैट विल बी मोर बेनिफिशियल। सो मैनेजमेंट एबिलिटी पढ़ते हैं। A sole proprietor may find it difficult to have expertise in all functional areas of management. जरूरी नहीं है कि sole proprietor को सारी चीजों का नॉलेज हो,
तो इन अदर फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लाइक पार्टनरशिप एंड कंपनी देयर इज नो सच प्रॉब्लम. पार्टनरशिप और कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है. सच डिविजन ऑफ वर्क अमंग द मेंबर्स इन सच ऑर्गेनाइजेशन अलाउज द मैनेजर टू स्पेशलाइज इन स्पेसिफिक एरियाज लीडिंग टू बेटर डिसीजन मेकिंग. पार्टनरशिप में भी नंबर ऑफ पार्टनर्स हो सकते हैं, सब अपने एक्सपर्ट एरियाज में एक्सपर्ट होते हैं, उनकी मिलके हम कंसेंट लेके एक अच्छा डिसीजन हम ले सकते हैं. इस केस में हम काम बांट सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं. कंपनी के केस में भी हम काम को डिवाइड कर सकते हैं. बट प्रोप्राइटरशिप के केस में क्या करोगे? सोल प्रोप्राइटरशिप में अकेला बंदा ही सब कुछ कर रहा है ना. तो बट दिस may lead to situation of conflict because of difference of opinion among people. So further ये conclusion है. If the organization's operations are complex in nature, complex है अपनी organization और यहाँ पे experts की ज़रूरत है, management expert बंदे करेंगे, तो उस केस में company form of organization is better क्योंकि वहाँ पे सर्विस अवेलेबल होती है. प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप वहाँ ज़्यादा सुटेबल होगी जहाँ पे जो आपकी काम है, ऑपरेशंस है, वो सिंपल है, ताकि वो वो लोग जो लिमिटेड स्किल्स है उनके पास वो भी बिजनेस को रन कर पाएंगे. दस द नेचर ऑफ ऑपरेशंस एंड द नीड ऑफ पर्सनलाइज्ड मैनेजमेंट अफेक्ट द चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. कि आपके बिजनेस का क्या नेचर है, आपके ऑपरेशंस का नेचर क्या है, कितने वो कॉम्प्लेक्स है, कितने सिंपल है, आपको एक्सपर्ट मैनेजमेंट की ज़रूरत है कि नहीं, इस पे आपका ये डिसीजन डिपेंड करता है. क्लियर. अब नेक्स्ट पॉइंट इज कैपिटल कंट्रीब्यूशन या फिर कैपिटल कंसिडरेशंस की बात करें. देखो कंपनी फॉर्म में क्या होता है, आपको बहुत लार्ज कैपिटल मिलता है क्योंकि इस केस में आप शेयर्स इश्यू करके पब्लिक से भी पैसा कलेक्ट कर सकते हो. वेयर एज आप मैं सोल प्रोप्राइटरशिप की बात करूँ, वो अकेले बंदे को सब मैनेज करना, तो वहाँ पे कैपिटल क्या हो जाती है, लिमिटेड हो जाती है. तो ये पॉइंट अब हम इसमें पढ़ेंगे. So companies are in better position to collect large amount of capital by issuing shares to a large number of investors. Partnership firm has also the advantage of combined resources of all partners, but the resource of a sole proprietor are limited. एक sole proprietor के पास अकेले उसका पैसा होता है, उसके सेविंग्स होते हैं, थोड़ा बहुत उसको लोन मिल जाएगा, यानी कि उसकी कैपिटल इज क्वाइट लिमिटेड. दस अब यहाँ पे ये कंक्लूजन दे दिए, यानी कि अगर आपका स्केल जो है बिजनेस का वो बहुत बड़ा है तो कंपनी ज़्यादा सुटेबल होगा क्योंकि आपको ज़्यादा कैपिटल मिल जाएगा. और अगर आपका मीडियम या स्मॉल साइज का बिजनेस है तो आप इजीली पार्टनरशिप या सोल प्रोप्राइटरशिप की तरफ मूव कर सकते हो. बट अगर आपको अपने बिजनेस को बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन करना है, आपके ये प्लान्स है, तो आप कंपनी चूज़ कीजिए क्योंकि अल्टीमेटली आपको कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी. एंड कंपनी के केस में आप ज़्यादा फंड्स को रेस कर सकते हो एंड इन्वेस्ट कर सकते हो. ठीक है. अब अपन बात करेंगे डिग्री ऑफ कंट्रोल, यानी कि अगर आपको डायरेक्ट डिसीजन मेकिंग लेनी है तो फिर भैया सोल प्रोप्राइटरशिप सबसे बेटर है. बट आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप कंट्रोल शेयर करने के लिए रेडी हो तो फिर कंपनी भी ठीक है. दैट इज डिग्री ऑफ कंट्रोल. सो इफ डायरेक्ट कंट्रोल ओवर ऑपरेशंस एंड एब्सोल्यूट डिसीजन मेकिंग आपको अपने हाथों में चाहिए तो आपको सोल प्रोप्राइटरशिप ज़्यादा प्रेफरेबल है. बट येस, इफ द ओनर्स डू नॉट माइंड शेयरिंग कंट्रोल एंड डिसीजन मेकिंग, को कोई दिक्कत नहीं है अपने कंट्रोल को शेयर करने के लिए, तो येस आप पार्टनरशिप में जा सकते हो, आप कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में भी जा सकते हो. कंपनी में क्या एडवांटेज हो जाएगा, दैट देयर इज अ कंप्लीट सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट. देखो कंपनी, मैंने आपको क्या बताया था, जो शेयर्स को परचेज करते हैं वो ओनर्स होते हैं जिनको हम शेयर होल्डर्स बोलते हैं. और वैसे ही कंपनी में सेपरेटली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट किए जाते हैं जो कंपनी के मैनेजमेंट को देखते हैं. यानी कि कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस में क्या होता है, आपकी ओनरशिप और मैनेजमेंट अलग अलग होती है. मैनेजमेंट के लिए प्रोफेशनल्स को हायर किया जाता है. सो दिस इज द बेटर एडवांटेज. So the added advantage in case of a company form of organization is that there is a complete separation of ownership and management, and it is professionals who are appointed to independently manage the affairs of the company. Professionals को वहाँ पे हायर किया जाता है जो कंपनी के अफेयर्स को अच्छे समझते हैं, काम को समझते हैं एंड मैनेज कर पाएंगे. नेक्स्ट इज नेचर ऑफ बिजनेस. बिजनेस के नेचर पे भी डिपेंड करता है ना. अगर आपके बिजनेस का नेचर ऐसा है कि वहाँ पे ग्रोसरी स्टोर है, आपको कस्टमर से डायरेक्ट इंटरेक्ट करना है, उस केस में आपका क्या है, सोल प्रोप्राइटरशिप बेटर है. बट आपके जो ऑपरेशंस है वो प्रोफेशनल नेचर के है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, बड़े हैं, तो उस केस में कंपनी फॉर्म ऑफ ऑपरेशन आप देख सकते हो. सो नेचर ऑफ बिजनेस इज इफ डायरेक्ट पर्सनल कॉन्टैक्ट इज रिक्वायर्ड,
तो आप ग्रोसरी स्टोर जैसे है तो प्रोप्राइटरशिप वुड बी बेनिफिटेड, ज़्यादा अच्छा होगा। फॉर लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, बड़ी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स आपको सेटअप करनी है, तो उस केस में डायरेक्ट पर्सनल मतलब कॉन्टैक्ट आपको कस्टमर के साथ नहीं चाहिए। उस केस में आप कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को चूज कर सकते हो। एंड सिमिलरली इन केस जहाँ पे हमारी सर्विस प्रोफेशनल नेचर की है, वहाँ पे आप पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस को चला सकते हो, ज़्यादा सुटेबल है। इसका तो एग्जांपल मैं अभी दे सकती हूँ। सीए की जो सर्विसेज होती है दैट इज अ काइंड ऑफ अ प्रोफेशनल नेचर्स, एंड जनरली आप देखोगे वो सोल प्रोप्राइटरशिप अगर अकेला है तो, अगर नंबर ऑफ पार्टनर्स मिलके करते हैं तो वो पार्टनरशिप में ही चलाते हैं। तो दिस इज मोर बेटर। ओके, अब हमने ये काफ़ी सारे फैक्टर्स पढ़े जिनके बेसिस पे अब हम डिसीजन लेंगे कि हमें कौन से फॉर्म को चूज करना है। तो यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये है कि जितने भी पॉइंट पढ़े इंडिपेंडेंट नहीं है, ये सारे पॉइंट्स एक दूसरे से इंटरलिंक, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो इसीलिए आपको जब भी कोई आप ये डिसीजन लो कि आपको कौन सा फॉर्म सेलेक्ट करना है, तो उस केस में आपको इन सारे फैक्टर्स को ध्यान रखना है, क्योंकि ये सारे क्या होते हैं, इंटरलिंक होते हैं। कुछ आपके एडिशनल फैक्टर्स भी हो सकते हैं। So it would not be out of place to mention, ये जरूरी है that the factors stated above are interrelated, ये आपको याद रखना है। फैक्टर्स लाइक कैपिटल कंट्रीब्यूशन एंड रिस्क वेरी विद द साइज एंड नेचर ऑफ बिजनेस पे डिपेंड करता है। एंड द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो छोटे बिजनेस जो चल रहे स्मॉल स्केल पे, वही लार्ज स्केल के लिए भी वैलिड होगा, ये पॉसिबल नहीं है। So it is therefore suggested that all the relevant factors must be taken into consideration while making a decision with respect to the form of organization that should be adopted। तो आपको सारे फैक्टर्स को ध्यान में रख के अपने पर्टिकुलर फॉर्म को सिलेक्ट करना है, बिजनेस को सिलेक्ट करना। ठीक है, अब जो हमने पढ़ा उसकी एक और समरी हम कह सकते हैं कि जो भी हमने पॉइंट्स में पढ़ा, कौन सा ज़्यादा बेटर है हमारे लिए, कौन सा कम फायदे में है हमारे लिए, कौन सा कम बेटर है, वो हम देखेंगे। यानी कि सबसे ज़्यादा बेटर कौन है, सबसे कम बेटर कौन है, ये हम देखेंगे। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। देखो, अगर मैं कैपिटल की बात करूँ तो ऑफकोर्स कंपनी में आपको ज़्यादा फायदा है, सोल प्रोप्राइटरशिप में आपको कम फायदा है। कॉस्ट ऑफ फॉर्मेशन कम होनी चाहिए, सोल प्रोप्राइटरशिप कम होती है, यानी कि ये ज़्यादा फायदेमंद है। और कंपनी हमारे लिए कम फायदेमंद है क्योंकि यहाँ पे कॉस्ट ऑफ फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा होती है। ईज ऑफ फॉर्मेशन भी सेव हो जाएगी, सोल प्रोप्राइटरशिप को आप बहुत ईजिली सेटअप कर सकते हो, बहुत ईजिली क्लोज कर सकते हो, बट ये केस कंपनी में नहीं होता। ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप, अपने ऑनरशिप को ट्रांसफर करना कंपनी में बहुत इजी होता है, एक्सेप्ट प्राइवेट लिमिटेड, क्योंकि प्राइवेट कंपनीज में यू कैन नॉट ट्रांसफर, बट पब्लिक कंपनी में आप अपना शेयर किसी को भी सेल कर रहे हो, आप इजिली ऑनरशिप ट्रांसफर कर सकते हो। तो उस केस में सबसे फायदे में कंपनी है, सबसे ज़्यादा कम फायदे में पार्टनरशिप है। मैनेजरल स्किल्स सबसे ज़्यादा कहाँ अवेलेबल होती है, कंपनी में पॉसिबल है। सोल प्रोप्राइटरशिप में तो अकेले बंदे को सब कुछ करना होता है, तो वहाँ पे पॉसिबल नहीं है, और पैसा भी लिमिटेड होता है, तो वो किसी को हायर भी नहीं कर सकता। रेगुलेशंस की बात करूँ, सोल प्रोप्राइटरशिप में बहुत कम होते हैं इसलिए फायदे में है, कंपनी में बहुत ज़्यादा होते हैं इसलिए इसमें कम फायदा है। फ्लेक्सिबिलिटी हमें कम चाहिए होती है, ज़्यादा चाहिए होता है, फ्लेक्सिबिलिटी हमें ज़्यादा चाहिए होती है कि हम अपने हिसाब से करें, तो हमें वैसा कुछ चाहिए तो फिर सोल प्रोप्राइटरशिप ज़्यादा बेटर है, कंपनी कम है, क्योंकि वहाँ पे इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को आपको फॉलो करना पड़ता है। अब मैं बात करती हूँ कॉन्टिन्यूटी की। कॉन्टिन्यूटी कंपनी में पॉसिबल है, अच्छी है, ज़्यादा फायदे में यही है। क्यों? क्योंकि मेंबर्स में कम, मेंबर्स पे गो, बट कंपनी चलती रहेगी, मेंबर्स की कोई भी हैपनिंग का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कंपनी अपनी चलती रहेगी, तो फायदे में ये है। और सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है, अगर डेथ हो जाए, सोल प्रोप्राइटर पागल हो जाए, कोई उसको बीमारी हो जाए, तो इस केस में उसकी बिजनेस खत्म हो जाएगा, तो सोल प्रोप्राइटरशिप कम फायदेमंद है यहाँ पे। लाइबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी बेटर है, क्योंकि यहाँ पे लाइबिलिटी इज लिमिटेड, एंड यहाँ पे कम फायदे में कौन सी है, क्यों? क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप में अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, तो हम उसको प्रेफर नहीं करेंगे। ठीक है, ये काइंड ऑफ अ समरी जो अभी तक हमने पढ़ा उसका था। एंड फाइनली लास्ट जो है एकदम खत्म करेंगे अपन, ये जितने भी फॉर्म्स पढ़े उसमें से कुछ अब हम डिफरेंस डिस्कस करेंगे कि इन पर्टिकुलर पॉइंट्स को लेके इन पांचों फॉर्म्स में क्या क्या डिफरेंस है हमारे पास, ये हम पढ़ेंगे। सबसे पहले बेसिस ऑफ कंपैरिजन, फॉर्मेशन के बेस पे डिस्कस करते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है, लीगल फॉर्मेलिटीज कम होती है, फॉर्मेशन ईजी होता है। पार्टनरशिप में रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल होता है, फॉर्मेशन ईजी होता है। जॉइंट इन द फैमिली में भी लीगल फॉर्मेलिटीज कम होती है, रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं होता, एंड मतलब होता ही नहीं है, एंड फॉर्मेशन इज ईजी।
कोऑपरेटिव सोसाइटी में रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है एंड यस लीगल फॉर्मेलिटीज आपके ऊपर लगाई जाती है। एंड कंपनी में तो पूछो मत, रजिस्ट्रेशन भी कंपलसरी और काफ़ी लंबी चौड़ी फॉर्मेशन की प्रोसेस होती है और मतलब एक्सपेंसिव भी होती है, कॉस्ट भी लगेगा अपने को। मेंबर्स की बात करूँ, सोल प्रोप्राइटर में सिर्फ एक ही बंदा होता है, ओनली ओनर। पार्टनरशिप में मिनिमम 2 मेंबर, मैक्सिमम 50। अपन ने पढ़ा था जॉइंट तो फैमिली में क्या होता है, एटलीस्ट 2 बंदे चाहिए ना, तभी तो फैमिली बनेगी। तो यानी कि एटलीस्ट 2 पर्सन होने चाहिए, मैक्सिमम पे कोई लिमिट नहीं है। कोऑपरेटिव सोसाइटी उन्होंने बताया था कि 10 अडल्ट मेंबर्स चाहिए, मैक्सिमम पे कोई लिमिट नहीं है। कंपनी के केस में प्राइवेट में 2 मिनिमम चाहिए होते हैं, पब्लिक में मिनिमम 7 चाहिए होते हैं। मैक्सिमम की बात करूँ तो प्राइवेट पे एक लिमिट लगाइए कि यस मैक्सिमम सिर्फ 200 मेंबर्स हो सकते हैं, बट पब्लिक कंपनी में इट कैन बी अनलिमिटेड, ठीक है। नेक्स्ट इज कैपिटल कंट्रीब्यूशन। सोल प्रोप्राइटरशिप में अकेला बंदा है तो कैपिटल यहाँ पे लिमिटेड है। पार्टनरशिप में लिमिटेड है, बट सोल प्रोप्राइटरशिप है उससे काफ़ी बेटर है, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं तो वो सब मिलके कंट्रीब्यूट करते हैं। जॉइंट इन द फैमिली बिजनेस में क्या कैपिटल होता है, जो उनकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होती है वही उनकी कैपिटल होती है। कोऑपरेटिव सोसाइटी में कैपिटल कंट्रीब्यूशन लिमिटेड ही होता है। कंपनी में लार्ज हाँ, कोऑपरेटिव सोसाइटी में लिमिटेड क्यों आता है, हमें ये सीखना है। देखो मैंने आपको क्या बताया था, कोऑपरेटिव सोसाइटी में वो लोग मतलब पैसा कमाने के लिए नहीं काम कर रहे, बट एक दूसरे को बेनिफिट देने के लिए, एक दूसरे की म्यूचुअल हेल्प के लिए वो लोग काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे ऐसा नहीं होता कि आप इतना इन्वेस्ट करोगे तो आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा, क्योंकि उनका पैसा कमाना मोटिव ही नहीं है। तो इसीलिए मेंबर्स कम कंट्रीब्यूट करते हैं क्योंकि उन्हें रिटर्न नहीं मिलता। तो यहाँ पे कैपिटल लिमिटेड ही है, जो मेंबर्स देंगे बस उतना ही है। बट कंपनी में भैया आप पब्लिक से भी मंगा सकते हो, तो यहाँ पे लार्ज फाइनेंस आपका अवेलेबल है। लाइबिलिटी बताने की जरूरत नहीं है। सोल प्रोप्राइटरशिप में अनलिमिटेड, पार्टनरशिप में अनलिमिटेड एंड जॉइंट इन द फैमिली बिजनेस में कर्ता की अनलिमिटेड एंड अदर मेंबर्स की लिमिटेड। कोऑपरेटिव सोसाइटी में लिमिटेड, कंपनी में लिमिटेड। कंट्रोल एंड मैनेजमेंट यहाँ पे सोल प्रोप्राइटरशिप में किसका होगा, ओनर का होगा, इसलिए डिसीजन जल्दी, क्योंकि एक ही बंदे को सब कुछ करना है। पार्टनरशिप में आप कोई भी डिसीजन आपको लेना है तो आपको म्यूचुअल कंसेंट लेना पड़ेगा। जॉइंट इन द फैमिली बिजनेस में कौन होता है, कर्ता सारे डिसीजन लेता है। कोऑपरेटिव सोसाइटी में हम एक मैनेजिंग कमेटी को अपॉइंट करते हैं जो हमारे बिहाफ पे डिसीजन लेती है। कंपनी में क्या होता है, ओनरशिप और मैनेजमेंट एकदम अलग होती है, यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसीजन लेते हैं। कॉन्टिन्यूटी की बात करती हूँ मैं कि मतलब कॉन्टिन्यूटी का क्या है। सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में अनस्टेबल बिजनेस एंड ओनर रिगार्डेड एज वन, मतलब सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है, कॉन्टिन्यूटी अनस्टेबल होती है क्योंकि कोई भी बिजनेस की मान लो सोल प्रोप्राइटरशिप की कोई मिस हैपनिंग हो जाती है, उसकी डेथ हो जाती है या फिर वो बैंकरप्ट हो जाता है, इनसेन हो जाता है, लुनेट, कोई भी प्रॉब्लम उसके साथ होती है तो कॉन्टिन्यूटी अनस्टेबल है, यानी कि बिजनेस उसके बाद बंद हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे बिजनेस एंड ऑनर को एक ही माना जाता है, बंदा खत्म तो भैया बिजनेस भी खत्म, है ना। पार्टनरशिप में मोर सुटेबल है, बट यस यहाँ पे पार्टनर के साथ कोई भी हैपनिंग होती है, उनके स्टेटस में चेंज होता है तो यस पार्टनरशिप भी बंद हो जाएगी, यानी कॉन्टिन्यूटी नहीं होगी। बट जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में क्या होता है, करता चाहे मर भी जाए तब भी हमारा बिजनेस कंटिन्यू रहता है। एंड देन कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात करें, स्टेबल है क्योंकि यहाँ पे आप और आपका बिजनेस यानी कि मेंबर्स और वो कोऑपरेटिव सोसाइटी दोनों अलग अलग है, कानून की नज़रों में दोनों अलग है, इसलिए मेंबर्स आए मेंबर्स जाए, मेंबर्स सब कुछ भी हो, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोऑपरेटिव सोसाइटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि स्टेबल है क्योंकि यहाँ पे सेपरेट लीगल एंटिटी या सेपरेट लीगल स्टेटस कानून की नज़रों में दिया गया। एंड सेम एज इन द केस ऑफ कंपनी कि यहाँ पे क्या होता है, स्टेबल होती है। परपीचुअल सक्सेशन हमने पढ़ा था कि कंपनी में मेंबर्स में कम, मेंबर्स में गो, बट कंपनी हमेशा चलती रहेगी। तो कॉन्टिन्यूटी के बेस में कंपनी इज बेस्ट। तो हम लोगों ने आज ये डिस्कस किया एंड फाइनली इस पॉइंट पे अपना चैप्टर कंप्लीट होता है। एंड फाइनली हम नेक्स्ट वीडियो से अब अपन चैप्टर 3 को स्टार्ट करेंगे। तो थैंक यू सो मच, थैंक्स यू वंस अगेन।